हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस विद फ्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रैपिड फायर के माध्यम से, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने रैपिड फायर के माध्यम से जो जितने भी आयोग के पूछे गए पीवाईक्यू सवाल उनकी हम प्रैक्टिस सीरीज़ कर रहे थे और हमने मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के जितने भी सवाल पीवाईक्यू बने उनको हमने डिस्कस कर दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज से हम शुरुआत करेंगे आधुनिक इतिहास की। जी हाँ, आप लोग फटाफट हमारी क्लास से जुड़ जाइए। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर हम जितने भी आयोग यूपीएससी पीसीएस के मतलब आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं उनसे जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस कराते हैं ऑनलाइनर के माध्यम से। तो रैपिड फायर के माध्यम से यहाँ पर हम एक सब्जेक्ट की कम से कम 500 प्लस एमसीक्यू को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से जुड़ें और फटाफट करें, क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो पीसीएस की एग्ज़ाम लगी है दिसंबर में, उसके लिए आप काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे शेयर करें और लोगों को जोड़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज हम शुरुआत करेंगे आधुनिक इतिहास से। तो मुगल साम्राज्य पतन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। जी हाँ, मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपीय कंपनियों का आगमन की शुरुआत यहाँ से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। जी हाँ, भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो हमारे पांडिचेरी में स्थापित की गई। वही भारत में आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था, कौन था, तो पीटर मुंडी। जी हाँ, पीटर मुंडी जो है भारत में आने वाले पुर्तगाल देश का नहीं था ये। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था, तो कोचीन में बनाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला कहाँ बनाया था, तो कोचीन में बनाया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाली जो है भारत में सबसे पहले 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो कालीकट की बंदरगाह पर आया था और उन्होंने सबसे पहले अपनी जो है किला कहाँ बनाया था, तो 1503 में कोचीन में बनाया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था, आगरा। जी हाँ, मिर्ज़ा गालिब जो कि काफ़ी मशहूर है शायरी के लिए, और उनका जो मूल निवास स्थान कहाँ है, आगरा है। इसे आप लोग याद रखेंगे। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी, तो हुगली थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा तथा कालीकट में स्वागत किया था। जी हाँ, उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। जी हाँ, जमोरिन ये जो है वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में हमारे कोलकाता जो है 1498 ईस्वी में जो पुर्तगाली था ये आया था हमारे कालीकट बंदरगाह पे। जी हाँ, कालीकट बंदरगाह पे आया था और यहाँ पर हमारे जो है जमोरिन राजा थे, इन्होंने इसका स्वागत किया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारी संबंध स्थापित किया था, कौन था, पुर्तगाली थे। जी हाँ, यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारी संबंध स्थापित किए तो इसमें पुर्तगाली थे। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है। जी हाँ, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है, अल्बुकर्क को कहा गया है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। वैसे तो वास्को डी गामा सबसे पहले आया था 1498 में, लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात किया जाए तो यहाँ पर अल्बुकर्क को कहा जाता है। वहीं दूसरा देखेंगे कि भारत में मुद्रणालय जी हाँ, मुद्रणालय लाने वाला प्रथम कौन था, तो पुर्तगाली थे। जी हाँ, मुद्रणालय मतलब जो पैसे छापने वाली मशीन होती है उसे ही कहा जाता है। तो ये लाने वाले प्रथम कौन थे, तो पुर्तगाली थे। इसे आप लोग याद रखेंगे। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन था, तो चिंसुरा था। जी हाँ, बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना कौन था, चिंसुरा था। इसे आप लोग याद रखेंगे। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। जी हाँ, वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था, तो शाह आलम द्वितीय था। इसे आप लोग याद रखेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था। जी हाँ, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, तो अकबर था। इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जी हाँ, ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, तो ये थी लीवेंट कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, आप लोग इसे याद कर लीजिए। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी ही याद है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, पूछा भी गया है। आप इसे देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस कानूनगो एग्ज़ाम 2014 के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, तो लीवेंट कंपनी को हुआ था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी, कब स्थापित हुई थी, तो 1839 में स्थापित हुई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असम में चाय का उत्पादन होता है। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर कालानुक्रमानुसार घटनाओं का एक सही क्रम है, इसे आप लोग मिलाना है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पंजाब का विलय सबसे पहले हुआ, फिर सिक्किम का विलय हुआ, फिर बर्मा का विलय हुआ, फिर झांसी का विलय हुआ। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे सीक्वेंस में है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे भारत में स्वतंत्रता पूर्व गोवा अधिपत्य किसके आधिपत्य में था। जी हाँ, भारत में स्वतंत्रता के पूर्व किसके आधिपत्य में था, तो पुर्तगालियों के शासन में था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1961
1863 में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोवा को ऑपरेशन विजय के तहत आज़ाद कराया गया था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब और बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, स्वायत्त राज्यों का उदय, जैसे कि जो स्वायत्त राज्य थे उनका उदय हुआ इसमें से, जैसे कि अवध का, मैसूर का, पंजाब का, बंगाल का, इन सब का उदय हुआ था। तो आइए इनके बारे में थोड़ा कुछ सवाल हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना कहाँ की, तो लाहौर में की थी। जी हाँ, राजा रणजीत सिंह ने अदालत आला की स्थापना कहाँ की थी, तो लाहौर में की थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। वही मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, तो मुर्शीद कुली खां था, इसे आप लोग याद रखेंगे। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था, मुर्शीद कुली खां था, इसे आप लोग याद रखेंगे। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था, तो लाहना को। जी हाँ, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी लाहना को घोषित किया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक हमारे गुरु नानक, इसे आप लोग याद रखेंगे। वही द्वितीय मैसूर युद्ध कब समाप्त हुआ, तो मंगलोर संधि के साथ समाप्त हुआ, इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजयी हुआ था, तो यहाँ पर हैदर अली विजयी हुआ था, जो कि टीपू सुल्तान का पिता था, इसे आप लोग याद रखेंगे। जी हाँ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में विजयी हुआ था, हैदर अली इसमें विजयी हुआ था। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था, तो पोलीलूर के युद्ध में हराया था। जी हाँ, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था, तो पोलीलूर में हराया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि वहीं ब्रिटिश इतिहासकार जिसने विचार का खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। जी हाँ, वह ब्रिटिश इतिहासकार जिसने यह खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था, तो उसे पी रॉबर्ट्स ने कहा। जी हाँ, पी रॉबर्ट ने इसका खंडन किया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टरपंथी था। अगला हम लोग देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर जनरलों में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से कौन संबंधित है, तो हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तृतीय आंग्ल मैसूर कब हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। 1700 हमारा जो है आप जानते हैं कि 1799 में हुआ था, जब टीपू सुल्तान मारा गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित लॉर्ड कॉर्नवालिस है। अगला देखेंगे ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले लिया। कथन किसका था, तो यह महाराजा रणजीत सिंह का था, इसे आप लोग याद रखेंगे। रणजीत सिंह के राज में सम्मिलित कौन था, श्रीनगर सम्मिलित था, इसे आप लोग याद रखेंगे। सिख राजा का अंतिम राजा कौन था, जी हाँ, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था, तो दिलीप सिंह था, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, दिलीप सिंह थे। सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था, दिलीप सिंह थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर सूची एक दी गई है, जो कि कुछ संधियाँ हैं, उसके कुछ वर्ष हैं जो कि मिलान में दिए गए हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से हमारे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनते हैं, और इसे आप लोग लिख के रख लीजिए कि यहाँ से सवाल जरूर बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 में हुई थी। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे। और नवाब शुजाउद्दौला और ब्रिटिश के बीच हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। वहीं मंगलोर की संधि की बात करेंगे तो 1784 में, जी हाँ, 1784 में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। सालबाई संधि की बात करेंगे तो 1782 में हुआ था। मद्रास की संधि की बात करेंगे तो 1769 में हुआ था, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारे कुछ प्रमुख संधियाँ हैं जिनके बारे में हमारे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट इसे मिलान के रूप में, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब के लिए दी जाने वाले पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष लंदन गया था अजीमुल्ला खां। जी हाँ, बाजीराव द्वितीय को दी जाने वाली पेंशन नाना साहब को दिए जाने हेतु पैरवी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के समक्ष कौन गया था, तो यहाँ पर अजीमुल्ला खां गए थे, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख युद्ध हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनके मिलान वर्ष के बारे में देखेंगे। यहाँ से तो आपको एग्जाम में बनते इसे आप लोग लिख के रख लीजिए, और यहाँ से एग्जाम में ज़रूर सवाल बनते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, तो 1780 से 84 के बीच में वो लड़ा गया। तो द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की बात करेंगे तो 1750 से 54 के बीच लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करेंगे तो 1803 से 1805 में लड़ा गया। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करेंगे तो 1877 से 1880 के बीच में लड़ा गया। तो यहाँ हमने याद रखेंगे कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 1754, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 तक, इसमें आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र का नाम क्या था, तो ये नाना साहब था। जी हाँ, जो कि कानपुर के इन्होंने जो है 1758 के विद्रोह में भाग भी लिया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। किसने किया था, बाजीराव के पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब ने, इसे आप लोग याद रखेंगे।
वही अगला हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में, तो प्लासी युद्ध में। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था, तो प्लासी के युद्ध में प्राप्त हुआ था, परास्त हुआ था। 19वीं शताब्दी में भारत की ओर से विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, कौन था, तो यहाँ पर रूस था। जी हाँ, 19वीं शताब्दी में भारत के विस्तार की ओर डर जो एंग्लो अफगान संबंधों का आधार क्या था, तो रूस था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे कि वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी के अधिकार दिए गए, कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। इसे आप लोग याद रखेंगे। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने स्थानांतरित की थी, तो मीर कासिम ने स्थानांतरित की थी। इसे आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है, तो ये जीवी मैकाले के द्वारा। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की गई कि कंपनी एक असंगति है, परंतु वह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ कुछ ही असंगत है, तो यह जीवी मैकाले के द्वारा कहा गया था। अगला हम लोग देखेंगे वह स्थान जहाँ प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई, तो ये मुर्शिदाबाद। जी हाँ, मुर्शिदाबाद वह स्थान है जहाँ पर प्लासी युद्ध के बाद मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब की राजगद्दी दी गई थी, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे और आज की क्लास में हमने लगभग 100 से प्लस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और आगे की क्लास में भी हम कंपनी के देशी राज्यों के प्रतिनिधियाँ और ब्रिटिशकालीन राज्यों से न्यायिक सुधार आज के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे क्लास में बने रहिए। क्लास के अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लोगों को शेयर करें। क्लास पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी रैपिड फायर के माध्यम से हम सभी टॉपिक वाइज जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके जो है पीवाई की ऑनलाइन सीरीज़ हम आपको करवाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग थ्योरी सेगमेंट देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हैं। हमने सभी सब्जेक्टों के जो वीडियो हैं अपलोड कर दिए हैं, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक रैपिड फायर माध्यम के साथ फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।